Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. My name is Mudassir Shah and today I'm going to talk about the electric flux. इससे पहले हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे हमारे पास, एक्चुअली वो भी हमने डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होता है। तो नाउ अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है क्या चीज़। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको डिफाइन इस तरह किया जाता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए वेक्टर एरिया। जो कि एक वेक्टर एरिया है, उससे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कहते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए वेक्टर एरिया इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक इमेजिनरी एरिया पड़ा हुआ है, इमेजिनरी। ठीक है, तो जब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं कि फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब देखो यहाँ पे एरिया में वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया है, तो इस केस में एरिया को वेक्टर लेना चाहिए। ठीक है, सो एरिया के दरमियान वेक्टर प्रोडक्ट, तो इस केस में हम इस तरह करते हैं कि जो एरिया है इसका डायरेक्शन हम लेते हैं। ठीक है, सो एरिया का डायरेक्शन हम किस तरह लेते हैं, तो हमें पता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेक्टेंगुलर टाइप एरिया है, रेक्टेंगुलर, ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। लेंथ वेक्टर एंड विड्थ वेक्टर, अगर लेंथ वेक्टर और विड्थ वेक्टर में मल्टीप्लाई करता हूँ L क्रॉस W, तो ये हमारे पास एरिया दे रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस केस में इनके दरमियान जो एंगल थीटा है जो कि 90 के बराबर है, 90 के बराबर है, तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो ये वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमें ये देगी कि अगर दो वेक्टर इस तरह के मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। तो इस केस में एरिया वेक्टर होगा, लेकिन एरिया का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। इसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। राइट हैंड रूल के जो फिंगर्स हैं, इस फर्स्ट वेक्टर के साथ बिल्कुल स्ट्रेट करना है और एंगल के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज इसको बेंड करते हैं सेकंड वेक्टर की तरफ। जो थंब का डायरेक्शन होता है, थंब का, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एरिया आता है। तो इस एरिया का जो डायरेक्शन है ये हमारे पास आउट ऑफ द बोर्ड होगा, नॉर्मल टू द बोर्ड, या इस एरिया के सरफेस है इसके आउट इस तरह नॉर्मल सरफेस में होगा। तो ये एरिया हमारे पास इस तरह है, तो इस केस में जो एरिया का डायरेक्शन है ये हमारे पास ये है। ये हमारे पास द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए वेक्टर एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाते हैं। नाउ इसका मैथमेटिकली हम इस तरह डिफाइन, फॉर एग्जांपल मैं एरिया टू सर्टन एंगल रखता हूँ कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एक एंगल बनता है। अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ एंगल बनता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है का डायरेक्शन है और एरिया जो है वो इस तरह पड़ा हुआ है, इस तरह पड़ा हुआ है, तो इस केस में जो एरिया का डायरेक्शन है वो इस तरफ है और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो इस केस में एक एंगल बनता है। अब देखो हम डॉट प्रोडक्ट इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ई एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ई को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये ई डॉट ए दे रहा है। तो इस केस में ई डॉट ए जो है ये इस तरह है कि ई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ई। जो ई के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ ए है वो हमारे पास है ए कॉस थीटा। सो इस केस में ए कॉस थीटा जो है ये हमारे पास जो है पैरेलल डायरेक्शन
द कंपोनेंट पैरेलल टू वी है, तो ये हमारे पास ई डॉट ए लिखते हैं। तो इस केस में ये ई ए जो है, ई डॉट ए जो है, ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि ई ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये है कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म जो कि हमारे पास फ्लक्स का। ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्लक्स पास होंगे, अगर स्ट्रेंथ कम है तो कम फ्लक्स पास होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ से एरिया से फ्लक्स ज़्यादा पास होते हैं। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड एरिया पे डिपेंड करता है। अगर एरिया बड़ा है तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स ज़्यादा पास होगा। ठीक है, तो एरिया पे डिपेंड करता है। सिमिलरली ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पे कि हमारे पास एरिया किस तरह ओरिएंटेड है। ठीक है, तो लेट मी टॉक अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ। तो यहाँ पे इसको मैं तीन केसेस में कन्वर्ट करता हूँ कि तीन केसेस लेता हूँ। केस नंबर वन इस तरह लेते हैं कि इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री बिटवीन ई एंड ए वेक्टर, इन दोनों के दरमियान अगर एंगल 0 डिग्री है तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज 0 मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो इस केस में जो फ्लक्स होंगे पाई इज इक्वल टू 5 मैक्सिमम होंगे, और 5 मैक्सिमम ई ए के बराबर है। सही, इसका जो फिज़िकली हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास, या डायग्रामेटिकली इसको इस तरह बना सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और हमने एरिया बिल्कुल इस तरह के, इसके एरिया का डायरेक्शन जो है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बनाते हैं, या एरिया को हमने इस तरह बिल्कुल सीधा रखा हुआ है और फील्ड लाइंस जो है, फॉर एग्जांपल एरिया मैंने यहाँ पे इस तरह रखा हुआ है और फील्ड लाइंस जो है इस तरह पास होते हैं। तो इस केस में जो फील्ड लाइंस जो डायरेक्शन और एरिया का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास दोनों सेम है। नाउ अब सेकंड केस क्या है, तो इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, सेकंड केस जो है केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये है कि इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन ई एंड ए, जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसके दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह पास होते हैं। ठीक है, और एरिया हमने इस तरह हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, जो एरिया है इसने हमको इस तरह रखा हुआ है, तो एरिया का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाता है। अगर 90 एंगल बनाता है तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स जो है इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 90 डिग्री, और कॉज ऑफ 90 डिग्री जो है वो 0 दे रहा है। अगर ये 0 दे रहा है तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स जो है 0 फ्लक्स पास होता है। सेकेंड नंबर केस। थर्ड नंबर केस ये है कि अगर केस 3, इफ़ थीटा इज़ 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री है तो इस केस में फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स होंगे बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री है, 180 डिग्री है सॉरी, तो इस केस में हमारे पास जो फ्लक्स है ये ई ए कॉज ऑफ 180 डिग्री, और कॉज 180 डिग्री जो है ये -1 के बराबर होता है, -1 के। तो इस केस में जो फ्लक्स है ये नेगेटिव फ्लक्स दे रहा है। ये इसके उल्टा है, ये इसमें एरिया का डायरेक्शन ये है, तो इसमें एरिया का डायरेक्शन हम इसके अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, और एरिया में इस तरह रखता हूँ कि एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो दोनों के दरमियान 180 डिग्री एंटी पैरेलल है। अगर एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री एंगल बनता है, तो 180 डिग्री एंगल कॉस 180 इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करते हैं कि हमारे पास अगर फ्लक्स एरिया का एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री है तो मैक्सिमम है, 90 डिग्री है तो 0 है, अगर 180 डिग्री है तो नेगेटिव फ्लक्स पास होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम आर्बिट्रेरी एंगल भी ले सकते हैं कि एट एनी आर्बिट्रेरी एंगल हमारे पास फ्लक्स इसके बराबर होता है। फ्लक्स एट एनी आर्बिट्रेरी एंगल,
किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इस तरह होंगे। और जो लास्ट चीज़ है जो कि मैंने डिस्कस करना है वो है यूनिट ऑफ द फ्लक्स, के हमारे पास फ्लक्स का यूनिट क्या है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये पाई इज इक्वल टू ई ए, मैक्सिमम ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ई मल्टीप्लाइड बाई ए के बराबर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है हमारे पास वो है न्यूटन पर कूलम। एरिया का यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर स्क्वायर है। तो इस केस में जो फ्लक्स का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर है। इसका डायमेंशन जो है हम इस तरह फाइंड करते हैं कि जो फ्लक्स है न्यूटन जो है एम एल टी माइनस 2 के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली ये मीटर जो है एल स्क्वायर के बराबर है। सिमिलरली जो कूलम है 1 कूलम इज़ एम्पेयर सेकेंड, और जो 1 न्यूटन है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और मीटर स्क्वायर तो हमारे पास बेस है, ठीक है। तो ये एम्पेयर सेकंड, तो एम्पेयर को हम डायमेंशनली आई से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, ब्रैकेट में ब्रैकेट को एक करते हैं, तो ये एम एल क्यूब टी माइनस 3 आई माइनस 1 इसका डायमेंशन है फ्लक्स का। तो फ्लक्स का डायमेंशन हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फ्लक्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन के बगैर आपको नहीं मिल सकता। थैंक यू वेरी मच।